दशहरा और दिवाली का सीजन हर साल की तरह इस साल भी न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे एड्स देखने को मिलेंगे। ये ऑफर, ये फ्लैट, ये डिस्काउंट ऑन डाउन पेमेंट वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग इस सब एडवर्टाइजिंग की चकाचौंध को देखकर अपना ड्रीम होम भी बुक कर लेंगे। लेकिन इस साल भी हर साल की तरह लाखों ऐसे लोग होंगे, लाखों ऐसे परिवार होंगे जो अपने ड्रीम होम तक नहीं जा पाएंगे, बस अपने ड्रीम होम में गृह प्रवेश का ड्रीम ही देखेंगे। ये वो लोग हैं जो इंडिया के सबसे बड़े स्कैम के शिकार हैं, द रियल एस्टेट स्कैम। वो स्कैम जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। देशभक्त का आज का एपिसोड उन देशवासियों के नाम जो बिल्डर, पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट सबसे मिलकर लात खा चुका है। आज उस बायर की हालत इतनी खराब है कि उसके सुनने वाला तक कोई नहीं है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। कोल स्कैम, 2G स्कैम, डिफेंस स्कैम, जब भी हम इन सब के बारे में सुनते हैं तो हमारा खून खौल जाता है। हम सरकार तक बदल देते हैं, जबकि हमारा इन बड़े बड़े स्कैमों से कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है। हम ये देश के लिए करते हैं, देश के नाम करते हैं। लेकिन लाखों लोगों के घर उजड़ने के बाद भी रियल एस्टेट स्कैम के बारे में कोई बात नहीं करता है। ये वो स्कैम है जिसने हर दूसरे तीसरे देशवासी को फंसा के रखा है, लेकिन हम खामोश हैं क्योंकि शायद इसमें बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं, अक्रॉस पार्टी लाइंस, अक्रॉस मीडिया लाइंस, सब मिले हुए हैं। देखिए, पहले ये जो रियल एस्टेट स्कैम की जो समस्या है ये कितनी बड़ी है वो समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करने के लिए $3.5 बिलियन, या हिंदी में बोले तो 250 बिलियन रुपीस का ऐलान किया। लेकिन सोचिए, इतना बड़ा अनाउंसमेंट, तब भी ये सिर्फ 6% स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स को काम शुरू करवा पाएगा, क्योंकि जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम है, ये स्कैम का जो रिजल्ट है वो है $63 बिलियन। और ये ऑफिशियल नंबर है, अनऑफिशियल तो पूछिए मत। तो हम यहां तक, इस खाई तक पहुंचे कैसे? देखिए, कुछ तो हमारी लालच है, बहुत कुछ बिल्डर की लालच है, बिल्डर माफिया की लालच, और उसके ऊपर सरकार पे सरकार जो जनता की बस मार कर जाती है। एग्जांपल के तौर पर जेपी को ही ले लीजिए। जेपी इंफ्राटेक ने 2007 में ऐलान किया कि वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे 30,000 से ज्यादा फ्लैट्स बनवाएगी, एक टाउनशिप बनवाएगी, और टाउनशिप का नाम होगा विश टाउन। अब तब खरीदारों को ये थोड़ी ना अंदेशा था, ये थोड़ी ना समझ में आया था कि विश टाउन का मतलब है कि वो विश ही करते रह जाएंगे उस टाउन के लिए। आज 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, कुछ ही फ्लैट्स डिलीवर हो पाए हैं, और बाकी का विश टाउन एक खंडहर जैसा खड़ा रह गया है। नेताओं के वायदे के बाद, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के बाद, कोर्ट के 1000 चक्करों के बाद आज फिर जेपी विश टाउन नीलामी के कगार पर खड़ा हुआ है। जेपी के मालिक गौर्स अपना गेम खेल रहे हैं, बैंक्स अपना गेम खेल रही है, और होम बायर्स बेचारे सड़क पे। सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। आप कहोगे लाखों बेघर, हजारों करोड़ों का घपला, तो आपने इसके बारे में ज्यादा सुना या पढ़ा क्यों नहीं? अरे भाई, पेपर में रियल एस्टेट के ऐड छपने हैं कि नहीं छपने हैं? साथ ही साथ फ्लैट खतरे में है, बिल्डर जिहाद, सपनों के टुकड़े टुकड़े, सुनना उतना सेक्सी नहीं लगता है ना। और पॉलिटिशियंस उन सबके तो हाथ ऐसे में ही बिल्डर और रियल एस्टेट माफिया से बंधे हुए हैं। अब जेपी विश टाउन को ही देख लो। बीएसपी ने जमीन सस्ते में दी, समाजवादी पार्टी ने सारे परमिट्स दिए, एडिशनल प्रोजेक्ट्स दिए, कांग्रेस ने सेंटर से सहारा दिया, उनके सीनियर मंत्री सिब्बल जैसे लोग जेपी के लॉयर बने, बीजेपी के योगी आदित्यनाथ पावर में आए तो लोगों ने चैन की सांस ली कि भाई देखिए अब होगा न्याय। योगी जी ने भी कहा कि सारे यूपी के बिल्डर्स को एकदम लाइन पे लाएंगे, ठीक कर देंगे, सारे फ्लैट्स डिलीवर करना शुरू कर देंगे। लेकिन अफसोस, वो किसी और शिलान्यास में बिजी हो गए और मिडिल क्लास बायर सूली पे चढ़ गया। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे रियल एस्टेट की दुनिया में जेपी का क्राइसिस सबसे बड़ा क्राइसिस बना इस देश का, और बिल्डर, बैंकर, सरकार, लॉयर, नेता मिलके मिडिल क्लास बायर की बोटी बोटी बनाने लगे। जैसा कि हर दूसरा बिल्डर वैसे में भी करता है, जेपी ने भी किया। आपका पैसा लिया और दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगा दिया है? लैंड खरीदा दूसरे जगह, इन्वेस्ट कर दिया दूसरी जगह, दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर दिया, अपने बैंक में डाल दिया। बस आपके घर बनाने के सिवाय आपके पैसे का हर तरीके से दुरुपयोग किया गया। लेकिन जब लुटिया डूबी तो होम बायर्स ने डिमांड किया कि भाई देखो, कम से कम ऑडिट तो करो, पता तो चले ये पैसा आया कहां से, लोन तुमने लिया कहां से, हमारा पैसा गया कहां। लेकिन 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, बैंक्स ने भी ऐसे फाइनेंशियल फोरेंसिक ऑडिट करने से साफ मना कर दिया है, क्योंकि देखिए ऑडिट होगा तो बैंक्स की भी पतलून नीचे होगी। अब देखिए, मिडिल क्लास की भी गलती है इसमें, है?
मिडिल क्लास बायर को लगता है देखो बात सीधी है, पैसा हमने दिया है, ईएमआई हम भर रहे हैं, तो फ्लैट तो मिलना ही होगा ना। लेकिन अगर इस मिक्स में आप लॉयर और नेता का कॉम्बिनेशन ले आओ तो वो ये बात साबित कर देंगे मिलॉर्ड कि बिल्डर बेचारा निर्दोष है। अरे रिस्क तो बिल्डर ने लिया है, दिल का दौरा तो बिल्डर को पड़ रहा है, गलती तो वो होम बायर की है जिसने घर खरीदा। और जेपी के पास तो बिल्डिंग बनाने के पैसे हो या ना हो, लेकिन देश के सबसे बड़े बड़े लॉयर हायर करने के बहुत पैसे हैं। कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी जैसे बड़े बड़े नामों के सामने किसकी चली है? छोटा मोटा बायर क्या करेगा? अब देखिए, छोटे मोटे बायर की बात है तो छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको, ध्यान से ये कहानी सुनिएगा और फिर साथ में हम मिलकर आंसू बहाएंगे कि हमारे देश में न्याय किस तरीके से होता है और बिल्डर माफिया को बढ़ावा कैसे मिलता है। अब देखिए, सालों के डिले के बाद, जेपी के झूठे दिलासों के बाद जब बायर्स कोर्ट में फाइनली गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह तो बहुत गड़बड़ है जेपी है। जेपी को फटकार लगाई, कहा कि तुम तुरंत 2000 करोड़ रुपए पेनल्टी तुरंत जमा करिए कोर्ट में। जेपी ने नाना करते, कूका करते, आनाकानी करते 750 करोड़ रुपए जमा किया। बोले भैया देखो यही है, लेना है तो ले लो। और उन पर इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं किया गया। अब आप सोचिए, हैं अगर हम पर 2000 रुपए, आप पर 2000 रुपए का फाइन लगाती कोर्ट और आप 750 रुपए दे देते तो क्या होता आपके साथ? है आज तक चक्की पीसिंग एंड पीसिंग होता है कि नहीं? खैर, बात यही खत्म नहीं होती है। जेपी तब भी लाइन पर नहीं आए। आम आदमी बोलता है यार ये तो बहुत ज्यादा वार्निंग हो गया है, अब लाइन पे आ जाते हैं, जुर्माना भी भरना पड़ रहा है कोर्ट में। बात अब पहुंची नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल, बहुत बड़ा शब्द है, हम बात करते हैं एनसीएलएटी। अब एनसीएलएटी ने ढूंढना शुरू किया एक नया कंपनी जो जेपी को हटाकर विश टाउन का काम पूरा करेगी। और अगर ऐसा ना होता है, अगर ऐसा बिल्डर नहीं मिलता है तो विश टाउन की नीलामी होगी। और इस अवस्था में बैंक्स को मिलेगा मोटा पैसा, होम बायर्स को मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। अपना सारा पैसा डूबते देख जो सोती हुई मिडिल क्लास है वो जागी। होम बायर्स ने कहा भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं आप, हैं हमारा सारा पैसा डूब जाएगा। तो सरकार से गुहार लगाई। सरकार टू इट्स क्रेडिट उन्होंने कानून में संशोधन किया, बायर्स को भी क्रेडिटर्स का दर्जा दिया गया, उनको भी ऐसे नीलामी में और प्रॉफिट में वोटिंग राइट्स भी मिले। लेकिन इसके बाद भी प्रोजेक्ट ओवरटेक करने वाला कोई ना मिला। बहुत सारे राउंड्स हुए, फिर एनबीसीसी का नाम आया, एक ऐसा पीएसयू जिसका ट्रैक रिकॉर्ड फॉर कंप्लीशन काफी तगड़ा है, काफी सॉलिड बैलेंस शीट भी है उसका। बायर्स ने कहा अब चैन की सांस लेंगे। अरे भैया, भारी मात्रा में एनबीसीसी की तरफ वोटिंग गई और लोगों ने कहा कि अब तो सब चंगा सी है, अब तो फ्लैट मिल ही जाएगा, एनबीसीसी आ गया है। लेकिन अफसोस की बात है, मिडिल क्लास जो इंसान है ना, उसकी जिंदगी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी नहीं है। यहां सिमरन ना पलट के हंसती नहीं है लास्ट में, यहां आपकी फूटी किस्मत पलटकर आप पर ही वार कर देती है। अब देखिए, एनबीसीसी को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। अब वहां आता है वो 700 करोड़ रुपए, 750 करोड़ रुपए जो जमा किए गए थे जेपी द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो 750 करोड़ रुपए अभी भी हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगा है। तो वो मोटा पैसा है जिससे प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है, कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन यहां आता है कहानी में ट्विस्ट। जेपी ने कहा देखिए प्रोजेक्ट तो हमारे हाथ से निकल गया, हमारे पैसे अब हमको वापस दो। अब ऊपर से बैंक्स भी बोले, आईसीआईसीआई जैसे बैंक्स बोले कि देखिए हमें जो आप जमीन दे रहे हो ना एज कॉम्पनसेशन, कि आपने पैसा तो हमें वापस नहीं दिया, आप हमें जमीन दे रहे हो लेकिन हमें जमीन नहीं चाहिए, हमें तो कैश चाहिए, कैश। उधर एनसीएलएटी ने भी एनबीसी से कहा कि भैया देखो जेपी वाला जो वो पेंडिंग फार्मर कॉम्पनसेशन है, तो फार्मर कॉम्पनसेशन है जो जेपी को देना चाहिए था, अब वो भी तुम दोगे, वो भी तुम्हारे बत्थे है। अब ये सब सुनकर एनबीसीसी का भी पारा ऊपर हो गया। एनबीसीसी बोला देखो भाई, ये 700 करोड़ रुपए हमको दो जिससे हम प्रोजेक्ट आगे बढ़ा पाए, नहीं तो हम झोला उठा के चल लेंगे। ये सारा तू मैं फिर से जब शुरू हो गया तो बात सुप्रीम कोर्ट तक फिर से पहुंची। कोर्ट ने बोला अरे यार तुम लोग फैसला ही नहीं पा रहे, हम फैसला लेंगे। सारे केसेस अपने पास खींच लिए और कोर्ट ने सारे दलीलें सुनी और अब कोर्ट अपने फैसले तक पहुंच चुकी है। फैसला रिजर्व्ड है कुछ दिनों तक। अब जेपी जो बायर्स हैं उनके दिलों की धड़कनें धुक 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 कर रही हैं। वो आशा कर रहे हैं कि भाई देखो एनबीसीसी जैसे सॉलिड कंपनी को सारी सहूलियतें मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलनी चाहिए, जबकि जेपी हजारों ग्राहकों को ठगने के बाद भी आज कोर्ट से अपना 750 करोड़ रुपए प्लस इंटरेस्ट मांग रही है। इस सब महामारी के बीच में बेचारा ईएमआई देने वाला मिडिल क्लास आदमी चक्की पीसिंग एंड स्टिल पीसिंग। रहने के लिए घर नहीं है, उधर जेब से रेंट जा रही है, साथ में ईएमआई भी जा रही है। मजे की बात यह है कि अगर एनबीसीसी को पैसे नहीं मिलते हैं और विश टाउन की नीलामी हो जाती है तो फ्लैट हो जाएगा गायब, लेकिन बैंक से ईएमआई तब भी चालू रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कहानी इतनी लंबी चौड़ी क्यों सुनाई।
ये कहानी सिर्फ जेपी की नहीं है, ये कहानी हर दूसरे बिल्डर की है जो पावर, कॉन्टैक्ट्स, मनी से बचता रहता है, पैसे खाता रहता है, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमता रहता है और पैसा इन्वेस्ट करने वाला मिडिल क्लास इंसान सिर्फ पिसता रहता है। जेपी का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि ये देश का अब सबसे बड़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बन गया है और एक ऐसा लिटमस टेस्ट बन गया है कि सरकार ऐसे केसेस में बायर्स के लिए, मिडिल क्लास के लिए कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट एक पॉजिटिव ओपिनियन ले सकती है या नहीं ले सकती है। और ऑफकोर्स दूसरी ये बात है कि जेपी हमारे सामने है। ये फ्रॉड हमने नोएडा में अपने सामने बैठ के देखा है कि एक जगह से बिल्डर कहां कहां एक्सपैंड कर गया, लेकिन जो 10 साल पहले जो घर प्रॉमिस किया वो नहीं मिला। तो इस सीजन अगर आप घर बुक कर रहे हो तो कम से कम 1 या 2 लोगों से जरूर बात कर लीजिएगा जिन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हो, और उनसे जरूर पूछिएगा कि उनका जो घर फॉर डिलीवरी था वो उनको मिला या नहीं। थोड़ा सा पर्सनल फील आ रहा हो आज के स्टोरी में तो वो जाहिर है क्योंकि भाई हमारे पेरेंट्स का भी घर फंसा हुआ है जेपी में, और ऐसे ही हजारों लोग हैं जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट की कमाई, अपनी लाइफ सेविंग्स जेपी में लगा दी और आज उनको ये भी नहीं मालूम है कि एपेक्स कोर्ट उनको बचाएगा या नहीं। सारे फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, लोग यही आशा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक पॉजिटिव वर्डिक्ट देगी। और ये देखना है अब आपको, देश भर में कहीं भी आप हो, अगर 5 से 7 लाख घर अनडिलीवर्ड है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप सोचिए कि अगर आज आप एक घर में डाउन पेमेंट कर रहे हो तो वो घर बनेगा या नहीं बनेगा। रियल एस्टेट क्राइसिस एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, $63 बिलियन वाला क्राइसिस है। और आज भी जो रियल एस्टेट माफिया हैं और ये जो बड़े बड़े रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं, डीलर्स हैं और बिल्डर्स हैं, ये अभी भी लॉ काफी हद तक बचते रहते हैं, कभी कभार यहां वहां पकड़े जाते हैं, तो सावधान। कैसा लगा ये एपिसोड जरूर बताइएगा हमें, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। ऑब्वियसली ये पूरा एपिसोड है, पूरा रियल एस्टेट हम नहीं डील कर पाए, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश की गई है जिससे आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर एपिसोड्स कमिंग अप।